चलिए, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस से। देखो, एएस स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि एएस एप्लीकेबल होता किस किस कंपनीज पे है, कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनमें हमने थोड़ी सी एग्जेम्पशंस दे रखी है, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस दायरे से पूरी बाहर हो जाती है। सारी चीजों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक टॉपिक का नाम ले लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। ठीक है, कि एएस किस किस तरीके से एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर। एएस स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको दो तीन टर्म बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कि भाई कंपनी की डेफिनेशन कहां है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इस बात को बताता है कि भाई कंपनी आप कहोगे किसको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको यह बताता है कि भाई आपके लिए कंपनी है कौन। सो उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है डेफिनेशन। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड से मेरा मतलब यहां पर रजिस्ट्रेशन से है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मींस ये अपने ही एक्ट की बात कर रहा है कि भाई या तो कंपनीज एक्ट 2013 में आप रजिस्टर्ड हुए हो। अब देखो, हुआ क्या ना, इसने अंडर दिस एक्ट के बाद छोड़ा नहीं और एनी बिफोर या फिर अर्लियर एक्ट का भी रेफरेंस दे दिया, क्योंकि देखो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो रेलेवेंस में था वो था कंपनीज एक्ट 1956। सो ऐसा थोड़ी है कि 1956 के बाद जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसको फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो उन्होंने अपने एक्ट में ही अमेंड करते समय जब ये एक्ट पूरा चेंज हुआ उन्होंने साफ बोल दिया कंपनीज एक्ट मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी बिफोर मींस इससे कोई पहले का एक्ट है उसमें भी रजिस्टर्ड है तो भी इस एक्ट के लिए वो कंपनी मानी जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोई अगर एक लाइन में पूछे तो आप एक ही चीज बोल सकते हो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स फॉर अकाउंटिंग। इन दोनों में से कुछ भी ले लो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर रूल्स फॉर अकाउंटिंग। अब इतना मैं कहता हूं, वॉलेंट्री कोई भी ऑप्ट कर सकता है, भले ही एएस है या इंडियस है, कोई भी ऑप्ट कर सकता है वॉलेंट्री। आओ भाई, आपका मन है जाके एएस लगाओ अपनी बुक्स में, आप इंडियस लगाओ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं ना कहीं बीइंग अ सीए या फिर आप अगर कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि अगर एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई अकाउंटिंग करानी है तो वो इतना चीप वो नहीं है एक्सपेंस, वो काफी हैवी एक्सपेंस ले जाएगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के नाम पे। सो कंपनीज एक्ट ने भी कुछ इसके लिए प्लानिंग करी होगी कि भाई हम किस कंपनी को क्या लगवाएं, किस कंपनी को हम इस मैंडेटरी कर दें और क्यों लगवाएं। तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं ना, इंडिया के अंदर हमें मैंडेटरी करने से पहले कोई लॉ तो जरूर लाना पड़ेगा। देखो सिंपल बात है, हेलमेट हम इंडियंस कभी भी अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहनते। पहला रेलेवेंस तो यही आता है माइंड में कि थोड़ी दूर तक ही तो जा रहे हैं, 2 किलोमीटर तक, वहां तक क्या हो जाएगा, मेन रोड भी नहीं है, हाईवे भी दूर है। फिर दिमाग में आता है कि यार बगल में ना चौकी है और वहां पर पुलिस वाले जरूर खड़े रहते हैं, इस डर से कि वो हमारा फाइन ना करते हम हेलमेट डाल लेते हैं। सो देयर इज एक्ट, हम सेफ्टी नहीं देखते पहले। उसी तरीके से अकाउंटिंग को एएस और इंडियस के करने के बहुत सारे फायदे हैं, बट फायदे से पहले हमें मैंडेटरी लॉ देख लेते हैं कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने नहीं बनाया तो पेनल्टी आएगी, ऑडिटर हमारे रिपोर्ट्स अच्छी नहीं बना के देंगे। सो क्या करते हैं, कंप्लाई कर लो। सो सिंपल, मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा था। सो अब सबसे पहले कंपनीज एक्ट के एक और सेक्शन की बात करूंगा, सेक्शन 129। ठीक है, सेक्शन 129 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस वो कंपनी को बोलता है कि हर कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक और लाइन में ऐड करूंगा, प्लीज वेट फॉर इट, पहले मैं लिख लूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डेंस विद एएस। मैं पूरा लॉ नहीं लिख के दे रहा आपको एग्जैक्टली, ठीक है, वर्ड टू वर्ड में नहीं लिख के दे रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं एएस का, कि एएस की बेसिक्स पॉइंट्स क्या हैं, फिर एएस की एप्लीकेबिलिटी तो बहुत बाद में आती है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एएस मेंशन्ड, वहां पर वर्ड है नोटिफाइड।
मेंशन्ड अंडर सेक्शन 133 मींस सेक्शन 129 ने ये बोल के रखा है कि भाई हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब वो कंपनी हमारी भी हो गई और 1956 वाली भी हो गई, दोनों कंपनीज हो गई। साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हवा में नहीं बनानी कि बस बना लो, जो आपको ठीक लगता है कंप्लाई करो बना लो, नहीं। आपको बनाते समय वो सेक्शन जो हमने 133 सेक्शन में 133 सेक्शन में लिखे हुए हैं जाके पढ़ो, अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करो। ठीक है, यही नहीं छोड़ा कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने यहां तक ये भी बोला हुआ है कि एज पर सेक्शन 143 जो ऑडिट करानी है आपको, उसमें ऑडिटर आपको ये कंप्लायंस का बताएगा और ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा मैंडेटरली कि भाई इन्होंने जितने भी एएस में नोटिफाइड हैं सेक्शन 133 पे वो कंप्लाई करे हैं या नहीं। मींस पूरी लीगल चीजें बना रखी है कि भाई एएस, पहली बात कंपनी क्या है, एएस क्यों लगाना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट बना लोगे, एएस लगाना पड़ेगा। कौन सी एएस, कौन से सेक्शन में लिखा है, 133 में। 133 को तो पावर दे ही रखी है 129 ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई ऑडिटर्स को भी एज पर सेक्शन 143 इस चेक को कंप्लाई करना पड़ेगा, इस चेक को देखना पड़ेगा कि कंपनी एएस को कंप्लायंस में ले रही है या नहीं ले रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करना शुरू करूं, सो एप्लीकेबिलिटी इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हर कंपनी पे है। ठीक है, बट यहां पर मैं दो सेक्शन करूंगा पहले और उसके भी सब डिवीजन करूंगा, तो मेरे संग चलते रहना यहां पर। आओ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी दो बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कंपनी। ठीक है, और दूसरी मैं बताऊंगा नॉन कॉर्पोरेटिव, या फिर नॉन कंपनी बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा, नॉन कॉर्पोरेटिव, उसे कॉर्पोरेटिव भी कह सकते हैं कंपनी वाले को, कंपनी वाली डेफिनेशन में। दूसरा है नॉन कॉर्पोरेटिव एंटिटीज। ठीक है, पहला मैंने बोला कंपनी या फिर कॉर्पोरेटिव, और दूसरा है नॉन कॉर्पोरेटिव। भैया कंपनी में तो आई गई जो सेक्शन 220 में फॉल कर रहे हैं, बट नॉन कॉर्पोरेटिव में कौन आएगा? मैंने कहा एलएलपी भी एक कंपनी है, एलएलपी भी एक फर्म्स होती हैं, बिजनेस करती हैं वो भी, उन्हें भी कुछ तो लगाने के लिए दोगे, सो वो भी कुछ ना कुछ तो लगाएगी। देखो इंडिया में दो ही चीजें चल रही है, या तो एएस या फिर इंडेस। सो अभी मैं बात कर रहा हूँ एएस की। सो मैं यहां पर कहना चाहता हूँ नॉन कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेस कौन कौन सी होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई आपकी, एलएलपी हो गई, जो आपकी पार्टनरशिप हो गई वो हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वो सारे किस में आएंगे? नॉन कॉर्पोरेटिव में। और कंपनी के लिए तो है ही सेक्शन 220, जो भी उसमें रजिस्टर्ड है वो आपकी क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। मींस आज से आपको अगर किसी कंपनी को आप ये बोल दे रहे हो ये कंपनी है, सो उस कंपनी वर्ड यूज करने से पहले देख लेना कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, एज पर 2013 या फिर अर्लियर 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये जो आपने डिवीजन करा है ना, ये एएस भी करता है कि या तो कंपनी है और दूसरी नॉन कॉर्पोरेटिव है। अब एएस को ढंग से समझने के लिए, एएस को एकदम डीप में समझने के लिए कंपनी को दो पार्ट में बांटूंगा मैं। किसको? कंपनी को भी दो पार्ट में बांटूंगा, और वो मेरा देखना आप मेजरमेंट कैसा होगा। कंपनी जो यहाँ दो चीजों को बांट दो कंपनी को यहाँ जो दो डिवीजन में बांटा जाता है वो है एसएमसी और दूसरा है नॉन एसएमसी। अब भैया ये एसएमसी क्या वर्ड है? मैंने कहा देखो धीरे धीरे सब आएगा, बट अभी के लिए बस मैं एसएमसी की आपको वो बता रहा हूं कि फुल फॉर्म क्या होती है। एसएमसी का मतलब स्मॉल मीडियम कंपनी। भैया मींस जो कंपनी थोड़ी छोटी मोटी हो उसको स्मॉल मीडियम कह दें क्या? मैंने कहा नहीं, एएस ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि जो छोटी मोटी कंपनी है उसको बोल दो स्मॉल मीडियम कंपनी। ठीक है, नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी हो जाएगा यहां पर। ठीक है भैया, बट ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन मैं कराऊंगा भी आपको, समझाऊंगा भी आप किसको एसएमसी कहोगे किसको नॉन एसएमसी कहोगे, बट इससे पहले मैं इसका रेलेवेंस बताना चाहूंगा। भाई एएस का रेलेवेंस पता चला ना कि सेक्शन 133 ने तो भाई पेनल्टी लगा देनी है हमें, सेक्शन 129 ने पेनल्टी लगा देनी है, सेक्शन 143 में ऑडिटर रिपोर्ट खराब कर देगा हमें। सो
है क्या, सारा रेलेवेंस पता चला। उसी तरीके से इसका क्या रेलेवेंस है, देखो इंडिया में एएस सब पे एप्लीकेबल है। मैं अभी आपको एएस रूल्स पढ़ा के लाऊंगा, टेंशन मत लेना, एएस रूल्स पढ़ा के लाऊंगा। इंडिया में एएस सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सब पे एप्लीकेबल है, या फिर नहीं है तो इंडिया एप्लीकेबल होंगे उनपे। देखो कंपनी में दो ही चीजें होती है, या तो एएस लगेगा या इंडियस लगेगा, वो बात भी मैं करूंगा अभी आपके संग। अब एएस की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, इंडियस के लिए मैं अगला सेशन लूंगा जिसमें हम इंडियस की बात करेंगे सारी। अब एएस कहता है, इंडियस में ऐसी कोई बात नहीं होती। एएस में साफ वो कहता है कि हम कंपनी को दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक एसएमसी और दूसरी नॉन एसएमसी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, या तो एसएमसी और नॉन एसएमसी। भैया मतलब एसएमसी पे नहीं लगेगा और नॉन एसएमसी पे लगेगा, मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, लगेगा दोनों पे। यहां जो इसको बांटने का रेलेवेंस है वो सिर्फ ये सोचकर है कि भाई हम एसएमसी कंपनी को कुछ एग्जेम्पशंस देंगे। भैया कुछ एग्जेम्पशंस का मतलब उसको बोलेंगे कि आपको भी एएस लगाने हैं, बट कुछ सर्टेन एएस से, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम उनको छूट दे देंगे। ठीक है, चलो ये बात करने से पहले ना मैं थोड़ा ड्रॉप करता हूं आपको और लेके चलता हूं मैं एएस पे कि एएस है कितने। पहले एक बार वो बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर हम करेंगे कि भाई एसएमसी और नॉन एसएमसी है क्या। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके है कहां से कहां तक मैं बता दूं। वैसे 1 to 32 हुआ करते थे, बट आज की डेट में क्या है मैं वो बता दूं। आज की डेट में आपके जो हैं वो हैं 1 to 5 एएस। 6 नहीं है, 6 हटा दिया गया, रिमूव कर दिया है। 7 to 9 एएस 10 भी रिमूव कर दिया है। एएस 6 हुआ करता था आपका, एएस 6 हुआ करता था आपका डेप्रिसिएशन को लेकर, और एएस 8 को भी रिमूव करा गया है। यहां पर हम 7 to 9 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल गलत है। हम यहां पर लिखेंगे सिर्फ एएस 9। एएस 1 to 5 तो हो गए, एएस 9। एएस 8 ना हुआ करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर, उसको भी अभी के लिए रिमूव कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया है। एएस 9 और फिर जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं एएस 11 से लेकर 29 तक। कहां तक, एएस 11 से लेकर 29 तक। एएस 10 क्या था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स के नाम से था, जिसे अब पीपीई में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको भी लिखूंगा मैं। यहां पर आ गया ये मेरा एएस 10 मीन्स एएस 1 to 5 है ही है, जिसमें एएस 3 हटा दिया गया है क्या भैया। मैंने कहा नहीं, देखो ये आपका मिथ है। कई बार आप एएस 3 पढ़ते समय गलती करते हो कि आप एएस 3 को हटा देते हो। एएस 1 to 5 है, एएस 6 को रिमूव किया गया है। फिर 7 है, एएस 7 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ना है आपको। एएस 8 नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, उसको हटा दिया गया है। फिर एएस 9 है आपका, एएस 9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। एएस फिर एएस 10 है जो पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स था, बट आज की डेट में वो पीपीई के नाम से फिक्स वो बहुत फेमस है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद एएस 11 से लेकर 29 तक सारी गिनतियों में आपके एएस हैं। भैया आप तो एएस 32 तक कह रहे थे ना, मैंने कहा देखो 32 तक मैं कह रहा था, बस एएस 30, 31 एंड 32 को आईसीआई ने फॉर द टाइम बिंग रिमूव करा हुआ है, अभी वो रेलेवेंस में नहीं है तो उनका डिस्कशन भी नहीं होगा। सो ये एएस की एक आपको कंस्ट्रक्शन है। भैया एएस क्या आईसीआई बनाता है, मैंने कहा नहीं, ये कहना गलत है कि एएस को आईसीआई बनाता है। आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एक अपनी खुद की बॉडी है उनकी, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। भैया अब उन्हीं की बॉडी है मींस, मैंने कहा देखो आईसीएआई के ही कुछ बंदे, बहुत फेमस मेंबर्स जिनको डीप नॉलेज होती है एएस की, वो एएसबी में बैठते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बैठते हैं। साथ ही साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेट्स से फॉर द एग्जांपल सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के कुछ मेंबर्स आ गए इसमें बैठने के लिए, जो अपना कंक्लूजन देंगे। एएसबी और आईसीआई मींस एक ही है। ये किसको बताएंगे अपनी सारी चीजें, पहले मैं पहले की बात कर रहा हूं अक्टूबर 18 की, ये बताते थे नकास को। अब नकास क्या है भैया, देखो कुछ इस तरीके से बॉडी चलती थी। आईसीआई ने लेट से अपनी एएसबी बॉडी को बोला कि भाई ये मैटर है, आपको कंक्लूड करना है एएस बनाकर। एएसबी किसको बताती थी, वो बताते थे नकास को। बट मेरा ख्याल है अक्टूबर 18, ये डेट एक बार मुझे चेक करनी पड़ेगी, बट आई एम श्योर अक्टूबर 18 में नकास को हटा के एनएफआरए को इंट्रोड्यूस करा गया था। किसको, एनएफआरए को।
भैया ये नकास क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है नकास? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सिंपल एक लाइन का इनका वो था ऑब्जेक्टिव इसको रिमूव करने का। हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज को एएस हो या इंडियस हो, हम ग्लोबली मैच करना चाहते हैं। भैया ग्लोबली मतलब देखो, ग्लोबली इंडिया से बाहर चलता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या यूएस गैप्स चलते हैं उनके। सो हमारी अकाउंटिंग बॉडी को, हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज को हमें इतना इनहेंस करना था कि हम ग्लोबली मैच कर सके, इसलिए नकास को हटाकर हमने फोकस करा एनएफआरए पे। भैया ये किसको बताते हैं? मैंने कहा देखो ये सिंपल आपके एमसीए को बताते हैं। भैया एमसीए म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मेरे मुंह से म्युनिसिपल निकल गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए को बताते हैं, म्युनिसिपल नहीं, म्युनिसिपल याद मत रखना। एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स को बताते हैं, ठीक है। सो अक्टूबर 18 के बाद किसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया? एनएफआरए को, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को हमने दे दी कि भाई अब आप बनाएंगे, ठीक है। ये कंसल्ट किससे करेंगे? ऑब्वियसली ये नकास के मेंबर जो थे वो एनएफआरए में बैठ रहे होंगे, क्योंकि बस नाम चेंज करा है और इसको बस ये ऑब्जेक्टिव दिया होगा कि भाई जो अब हमारे एएस हैं, जो आप एक विद इन द लाइन सोच रहे थे, अब आप ग्लोबली सोचो कि हमारे एएस किस तरीके से यूएस गैप से मैच हो, किस तरीके से हमारे जो एएस हैं, इंडियस हैं, वो आईएफआरएस से मैच होंगे, ठीक है। सो ये एक छोटा सा कंक्लूजन था भैया। तो एमसीए ही फाइनलाइज करती है इन सब चीजों को, या श्योर आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एमसीए है वही इन सब चीजों को फाइनलाइज करती है कि भाई किस कंपनी पे कौन सा एएस या फिर इंडियस लगेगा, ठीक है। वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, इस तरीके से आईसीआई किसको रेकमेंड करती है? अपने सारे एएस बना के, ड्राफ्ट बना के करती है एमसीए को, और एमसीए को कन्वर्ट करती है रूल्स में, और रूल्स में जैसे कन्वर्ट हुए वो आपकी एएस की लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आया था थोड़ा सा उस टॉपिक को छोड़ के जिस टॉपिक पे हम थे, ठीक है। हम इस टॉपिक पे थे कि भाई कंपनी को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया था, एसएमसी और नॉन एसएमसी। देखो सिंपल बात है, ये जो मैंने डिवीजन करा था, मैंने आपको बोल दिया एग्जाम्पशंस के लिए किया था। भैया किस चीज के एग्जाम्पशन? मैंने कहा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं आगे बात करने वाला हूं उसकी, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने क्या कर रखी है, छूट दे रखी है। किसको? एसएमसी को। नॉन एसएमसी को कोई छूट नहीं है। किसको छूट है? एसएमसी को छूट है सारी की सारी। अब इसमें देखना शुरू ये करना है कि भैया क्या है ये एसएमसी और नॉन एसएमसी। देखो एसएमसी और नॉन एसएमसी पढ़ने के लिए आपको बस कुछ बात ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको ना एएस रूल्स भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो कंपनी पे ना दो चीजें लगती है, या तो एएस या इंडियस। इंडियस लगेगी तो इंडियस का रूल्स है 2015 में, वो जाके पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बट एएस पे क्या, ओ बट जिस कंपनी पे एएस लग रहा होता है उन पे कौन सा रूल लग रहा होता है, मैं आपको बता दूं एएस रूल्स 2021। भैया हमने तो 2006 सुना था। मैंने कहा देखो बिल्कुल सही बात है, आपने 2006 ही सुना होगा, बट 26 जून 2021 एएस रूल्स 2021 आपको इंट्रोड्यूस करके दिया गया था, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, विद लॉट ऑफ चेंज। आपको क्या दे रखा था? 23 जून 2021 को आपको एएस रूल 2021 दे दिया गया था, तो हम वही रेकमेंड करेंगे और उसी को हम रेफर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ओके भैया, मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखो एएस को पढ़ने का सिंपल तरीका है। आप एएस तो वहां से भी पढ़ सकते हो, एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, सारे डाउनलोडेड है, ठीक है, सारे आपको मिलेंगे, सारे डाउनलोड कर उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, आप कोई भी डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो। बट उसका रेलेवेंस आपको तभी समझ आएगा जब आप उसको इन डेप्थ में पढ़ोगे। अब आज की क्लास में मैं आपको एएस का पढ़ाऊंगा जरूर कि भाई एएस रूल 2021 है क्या, मैं वहां जाके भी जरूर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको, नो डाउट, ठीक है। बट वहां पर ना मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, एसएमसी और नॉन एसएमसी के लिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं। वहां उन्होंने बता रखा है कि एसएमसी क्या क्या नहीं है, उन्होंने सिंपल बता रखा है एसएमसी क्या क्या नहीं है। बट हमारी क्लास में हम कवर करेंगे कि नॉन एसएमसी क्या क्या है। भैया बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा देखो समझ नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है, बस ये डिस्क्लेमर याद रखना छोटा सा कि मैंने एक डिस्क्लेमर वर्ड यूज करा था अपने सेशन में। ये जब मैं एएस रूल्स आपको 2021 पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, ठीक है, और क्लियर हो चुका होगा।
देखो सिंपल है, एसएमसी क्या है, तो मैंने कहा विच इज नॉट नॉन एसएमसी। जो कि नॉन एसएमसी नहीं है वो एसएमसी है। मैंने एसएमसी के लिए क्या बोला, जो नॉन एसएमसी है वो आपकी एसएमसी कहलाएगी, नॉन एसएमसी एसएमसी, ठीक है। जो नहीं है मतलब जो भी कंपनी नॉट एसएमसी, मैंने लिखा हुआ है ना कि नॉन एसएमसी है, नॉन एसएमसी के उसमें दायरे में नहीं आएगी, वो किसके दायरे में आएगी, एसएमसी के, ठीक है। मींस जो भी कंपनी नॉन एसएमसी नहीं है वो एसएमसी है, ठीक है भैया। बात समझ आ रही है कुछ कुछ। मैंने कहा देखो अब यहां पर मैं नॉन एसएमसी के लिए आपको 5 कंडीशन लिखवाने वाला हूं, और उस 5 कंडीशन को मैं धीरे 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 करके पढ़ूंगा भी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों में हमने ये बाइफर्केशन जिन एएस के लिए किया था वो एएस हैं कौन कौन से, मींस जो एग्जाम्पशंस की बात करी थी मैंने वो एएस हैं कौन कौन से। सो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा आपके संग कि भाई नॉन एसएमसी के लिए सबसे पहली कंडीशन मैं आऊंगा टर्नओवर को लेकर। भैया टर्नओवर, मैंने कहा जी टर्नओवर को लेके आओ। टर्नओवर, टर्नओवर जिसकी एक्सीड्स रुपीस 250 करोड़। भैया 250 करोड़, मैंने कहा फाइनल है 250 करोड़। पहले मैं लिख लूं फिर मैं एक एक करके आपको सारी कंडीशंस पढ़ा दूंगा। बोरोइंग्स एक्सीड्स रुपीस 50 करोड़, चलो बहुत अच्छी बात है। विच इज लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। दो और हैं, दो और हैं। अगर वो कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एंड फिफ्थ, फिफ्थ कुछ भी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एनी अबव। 5 कंडीशन बोली थी, पांचों कंडीशन में लिखवा दी, अब बारी आती है पढ़ने की, ठीक है। और इस कंडीशन को एक एक करके समझने की, क्योंकि कंडीशन मैंने छोटी लिखी है, कंडीशन का जो सार है जो कह सकते हैं मतलब है वो काफी बड़ा है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं यार बातों को, ठीक है। टर्नओवर एक्सीड्स रुपीस 250 करोड़। भैया पहली बात ये गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों, मैंने कहा देखो गलती हो जाती है बट आप लोग बताओ गलती हुई क्यों। आपने कहा कि ये 50 करोड़ है लिमिट, मैंने कहा है, पक्की बात है ये 50 करोड़ है, बट मैं आपको दो ऐसे प्रूफ दिखाने के लिए रेडी हूं। एक तो एएस रूल 2021, अगर आपकी बुक आपके पास अमेंड नहीं है तो एएस रूल्स 2021 जो ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि 250 करोड़ होना चाहिए भैया टर्नओवर। दूसरा, आपको मैं आईसीआई का ही वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का पूरा मेमोरेंडम पढ़ाऊंगा जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, बीओएस के अंदर, बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर। सो दोनों को रेफर करवाऊंगा मैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पहले था ये 50 करोड़, बट आज के टाइम पे ये 250 करोड़ है, नो डाउट। भैया श्योर ना, मैंने कहा बिल्कुल श्योर। देखो ऐसा है कि वीडियो बनाने बैठा हूं, सेशन देने बैठा हूं, तो स्टडी तो मैं भी करके बैठा हूंगा, डेटा तो मैं भी लेके ही आऊंगा ना, क्योंकि बिल्कुल मैं कुछ भी तो नहीं बोल सकता, 50 करोड़ ही पढ़ा के तो नहीं जा सकता। सो भैया टर्नओवर पता कैसे चलेगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छा करते हो। फिर मैंने कहा देखो पहले टर्नओवर पता कैसे चलेगा, इससे पहले ये पूछो कब का टर्नओवर, पूरी जिंदगी का। मैंने कहा देखो टर्नओवर होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट, वो भी लेटेस्ट, जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो टर्नओवर है वो अगर 250 करोड़ से एक्सीड करिए तो आप नॉन एसएमसी हो। भैया 250 करोड़ से कम है तो मैंने कहा एसएमसी। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनते जाओ। दूसरी बात, उनकी ना
इस पूरी इनकी उनकी इस कंडीशन से, ये सारी कंडीशन और में लिखी है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, पांचवी तो छोड़ो, शुरू की चार कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आप क्या हो भाई, नॉन एसएमसी हो। ठीक है, आप एसएमसी नहीं हो, आप नॉन एसएमसी हो, आपको कोई भी एग्जामेशन नहीं दूंगा मैं, कोई एग्जामेशन लेके मत आना मेरे पास। आपने कहा भैया चलो देखते हैं यार आगे, मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने एक ऑडिटर की बात करी थी, एज पर सेक्शन 133, कि भाई सेक्शन 133 का जब मैं रेफरेंस दे रहा था कि 143 में आपको ऑडिटर बताएगा, आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा आपका टर्नओवर कब था। मतलब आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर की उठा लो, अगर उसमें टर्नओवर आपका 251 करोड़ आ रहा है, भाई आप अपने आपको नॉन एसएमसी बोलो, और लेट से आप एएस3 की एग्जामेशन में बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको कि एएस3 एग्जाम करा हुआ है हमने, अगर एएस3 आप पिछले साल नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, चलो वो तो हो गया ना, बट अगर आपने देखा है कि भाई 251 है, तो पहली बात तो ऑडिटर आपसे खुद बनवा लेगा, कहेगा कि बनाओ, क्योंकि आप नॉन एसएमसी हो, अगर अभी तक नहीं बना रहे तो। अब मान लो कि अगर आपने कन्वर्जन करा है, नॉन एसएमसी से एसएमसी जा रहे हो, मैंने कहा देखो सारी बातें आएगी नॉन एसएमसी से एसएमसी में जाने की, एसएमसी से नॉन एसएमसी पे आने की, सारी बातें आपकी एएस रूल्स में भी लिखी हुई है और हम भी करने वाले हैं, नो डाउट, जल्दबाजी मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टर्नओवर मैंने बता दिया कहां से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर से पता चलना चाहिए, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बता ही देते हैं। जिसकी बोरोइंग क्या होनी चाहिए, रुपीज एक्सीड रुपीज 50 करोड़, भैया 50 रुपए, मैंने कहा 50 करोड़। ठीक है, कितने, 50 करोड़ रुपए से। ठीक है, कितनी होनी चाहिए उसकी, 50 करोड़ होनी चाहिए। भैया बोरोइंग्स में हर चीज आएगी, मैंने कहा देखो उन्होंने ना एक वर्ड एक्सप्लिसिटली लिख के दिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो अगर पब्लिक डिपॉजिट्स ले रहे हो तो वो भी बोरोइंग की उसमें आएगी दायरे में, रुपीज 50 करोड़। भैया ये भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड पे आनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, एट एनी टाइम, एनी टाइम, मतलब अगर आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप 50 करोड़ की बोरिंग को कभी भी टच करके चुके हो, तो आप आ जाओगे नॉन एसएमसी में एनी टाइम। मैंने कहा देखो टर्नओवर तो एक फिक्स डेट पे पता चलती है, बट बोरिंग अगर आपने कभी भी टच करी, सो आप किस में आ जाओगे, नॉन एसएमसी में। चलिए ठीक है, डोंट वरी, सारी बातें हम वहां जाके भी क्रॉस चेक करेंगे। विच इज लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, भैया लिस्टेड, लिस्टेड, मैंने कहा भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज पे, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज पे आप लिस्टेड हो, एक वर्ड यहां ऐड करना बहुत जरूरी है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, आप नॉन एसएमसी हो। ये कोई भी सिक्योरिटी, मैंने कहा देखो इक्विटी हो गई, डेप्ट हो गया, आपका डिवेंचर हो गया, इन दोनों में से कुछ भी लिस्टेड है, सो आप क्या आ जाओगे, नॉन एसएमसी पे, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भैया ये प्रोसेस, मैंने कहा करवाने की फिराक में हो तुम लोग, एसएमसी पे थे तुम लोग, तुम्हारा टर्नओवर नहीं था 250 करोड़ से ज्यादा, तुम्हारी बोरिंग्स नहीं थी 50 करोड़ से ज्यादा, तुम लोग एसएमसी थे, बट तुमने अल्टीमेटली सोचा कि अब हमें एक्सपेंड करना है, चलो लिस्टेड करवा लेते हैं अपने आप को। लिस्टेड करने का प्रोसेस है, टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर आप हो तो आप नॉन एसएमसी में आ जाओगे, लिस्टेड तक का वेट नहीं करना। ठीक है, दूसरा, अगर कोई बैंक है तो उस पर टर्नओवर वन ओवर में कुछ नहीं देखना, वो नॉन एसएमसी है, बैंक नॉन एसएमसी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो आप, नॉन एसएमसी हो। इंश्योरेंस कंपनी हो आप नॉन एसएमसी हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं है आपके लिए। भैया हमारा टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एसएमसी हो। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन और में है, एंड में नहीं है। ठीक है, अगर आप इस ऊपर चार किसी भी कंपनी के, आप क्या हो, होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, आप किस में आ जाओगे, आप भी नॉन एसएमसी में आ जाओगे। भैया हमने तो आज ही शुरू करा, 1 करोड़ का टर्नओवर था आज हमारा, मतलब पूरे साल हमने काम करा, बट हम 1 करोड़ का टर्नओवर था, हमें एसएमसी में डालो। मैंने कहा आप एक बात बताओ, आप क्या होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो किसी की? आपने कहा हाँ हम, मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी की सब्सिडरी हूँ। मैंने कहा वो जो बड़ी कंपनी है वो एसएमसी है नॉन एसएमसी? हम, आपने कहा वो नॉन एसएमसी है भैया क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने कहा तो तुम भी एसएमसी नहीं हो, तुम भी नॉन एसएमसी ही रहोगे, एज पर एएस रूल्स 2021। ठीक है भैया, एसएमसी के लिए तो सिंपल मैंने बता ही दिया आपको कि विच इज नॉट नॉन एसएमसी। जितनी भी नॉन एसएमसी कंपनी नहीं है, नॉन एसएमसी कंपनी नहीं है, वो एसएमसी है, वो छोटी है। अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं है तो वो छोटी है। ठीक है, सो ये दो बाइफर्केशन करे मैंने। अब ये दो बाइफर्केशन करने के अलावा मैंने आपको बताया था कि आप हमें क्या दोगे भाई, आप हमें बोलोगे कि भाई आपको कुछ छूट मिली हुई है। ठीक है, ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसको क्या छूट मिली हुई है। देखो, नॉन एसएमसी कंपनी को नो एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लगाएंगे आप लोग जितने आपको लगाने हैं एएस, आप सारे एएस एप्लीकेबल हैं। भाई एसएमसी कंपनी के लिए एग्जेम्पशंस हैं। देखो, अब एसएमसी कंपनी के लिए जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, वो मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, एएस 3। भैया एएस 3 किसका है बताते चलो। मैंने कहा एएस 3 सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। अगला है आपका एएस 21, फिर है आपका एएस 23, और फिर है आपका एएस 27। भैया ये तीनों मैंने कहा सीएफएस से रिलेटेड है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने कहा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों किससे रिलेटेड है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो डाउट अगर आप एसएमसी हो तो आपको इन तीनों से बिल्कुल छुट, इन पांचों सेक्शन से, पांचों एएस से, सॉरी फॉर मैंने इसके इसलिए इसको सेक्शन बोल दिया, पांचों एएस से आपको फुल्ली छुटकारा है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। भैया कोई पार्शियली एग्जेम्प्ट भी है क्या? मैंने कहा यस, कुछ ऐसे एएस भी बताए हैं रूल्स के अंदर जो आपको पार्शियली एग्जेम्प्ट भी है। पार्शियली मतलब मैंने कहा कि देखो उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। आप एसएमसी, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं करोगे उसको फॉलो, अगर आप उस कंडीशंस में खड़े होते हो तो आपको वो एएस एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं पहले रिवाइज करा दूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताई कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 20 में लिखी हुई थी। फिर मैंने आपको बताई सेक्शन 129 की रेलेवेंस की। सेक्शन 129 ये कहता है हर कंपनी को जो भी लिस्टेड है किसमें, 220 में, उसको क्या करने की जरूरत है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है एज पर सेक्शन 133 के एएस के हिसाब से। सेक्शन 133 के एएस कंप्लाई हुए हैं या नहीं, ये ऑडिटर चेक करेगा एज पर सेक्शन 143। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई कंपनीज इंडिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, तो उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को मैंने दो में बांटा, या तो वो हमारे हैं, कंपनी के हैं, 2 सबसेक्शन 20 में, या फिर वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के दायरे से बाहर हैं, तो जिन्हें मैंने नॉन कॉर्पोरेटिव बोला। भैया इसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा रेफर नेक्स्ट सेशन, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, और इसके बाद मैं इंडियस बताऊंगा। मीन सेक्शन सेकंड जो है आपका, वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा नॉन कोऑपरेटिव के लिए, नॉन कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस के लिए एएस की एप्लीकेबिलिटी बताएगा, जो कि अलग अलग लेवल्स पे है, वो डिस्कस करेंगे। भैया कंपनी को मैंने दो पार्ट्स में बांटा। भैया होल्ड ऑन, मैंने कहा क्या बोल रहे हो बताओ। आपने कहा एएस का कंपोजिशन तो बताओ। मैंने कहा देखो एएस का कंपोजिशन बहुत ईजी है, आईसीआई एएसबी के संग बैठकर प्लान करती है। एएसबी पहले नाकास को बताती थी। भैया नाकास क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये थी। बट अक्टूबर 2018 से, जिस डेट को मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आप लोग भी कर लेना, अक्टूबर 18 से आईएएस एनएफआरए को लॉन्च कर दिया गया था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। क्यों करा था? द पर्पस बीइंग, भाई हम अपनी एएस को, हम अपने इंडियस को बहुत ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने एनएफआरए को अब ज्वाइन कर दिया था। फिर ये किसको बताता है? मैंने कहा ये रेकमेंड करते हैं एमसीए को कि भैया ये एएस तो बना ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एएस को बनाओ। एमसीए क्या करती है, उसको डिटेल स्टडी करके उसको रूल्स में डाल देती है कि भाई हाँ चलो एएस रूल्स में डालो इसको, और वो हमारे पर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, मैंने यहां क्या करा, मैंने कंपनीज को दो सेक्शन में बांटा। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज कंपनी एसएमसी, सेकंड वन इज नॉन एसएमसी। अब देखो मैंने यहाँ एक डिस्क्लेमर दिया था, जो मैं अभी 2 मिनट के अंदर क्लियर करने वाला हूं, कि मैं एएस को थोड़ा सा रिवर्स पढ़ा रहा था। देखो वहां जो एएस रूल्स 2021 की बात करूंगा मैं, वहां पर आपको सारे एएस में एसएमसी क्या नहीं होती है ये बताया गया है, और नॉन एसएमसी के लिए बोला है जो एसएमसी नहीं है वो नॉन एसएमसी है। वहां ना नॉट 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 इतनी बार लिखा हुआ है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको उन्हीं कंडीशन को नॉन एसएमसी में लिखवा के दिया। 5 कंडीशन है, टर्नओवर के रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, लिस्टेड से रिलेटेड, चौथा है आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, भाई आपको नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। पांचवा, आप इन चारों कंपनी की क्या हो, सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी हो, तो आप किस दायरे में हो, नॉन एसएमसी। भैया टर्नओवर 250 करोड़, बोरोइंग 50 करोड़। भैया 2006 में क्या था, टर्नओवर 50 करोड़, बोरोइंग सिर्फ 10 करोड़। टर्नओवर कैसे पता चलेगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो लास्ट ईयर की। बोरोइंग्स पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे साल में कभी भी आप 50 करोड़ की अगर नोच को टच करके आए हो, तो आप क्या होगे, नॉन एसएमसी होगे। भैया ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि एसएमसी और नॉन एसएमसी को बाइफरगेट करने का जो रीजन है वो रीजन है एग्जेम्पशंस कि क्योंकि हमने कुछ एएस पे एग्जेम्पशन दे रखे हैं, जैसे एएस1 एएस3 3 उसके बाद 17 21 23 एंड 27 हमने इस पे एग्जेम्पशन दे रखी है। किसको? एसएमसी को। भैया नॉन एसएमसी, मैंने कहा नॉन एसएमसी को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसीलिए नॉन एसएमसी को वहां पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ, सिर्फ एसएमसी को पढ़ाया गया है। उसके बाद देखो मैं अब एएस रूल्स पे जाने के लिए रेडी हूं, नो डाउट मुझे चले जाना चाहिए, बट मैं ना वो बताना चाहता हूं कि कन्वर्जन, कि भाई अगर आप एसएमसी थे और आप नॉन एसएमसी बन गए, देखो आप दो चीजें हो सकती है यहां पर, दो रूट बता ही देता हूं मैं जल्दी से, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट, और फिर हम एएस रूल्स को पढ़ेंगे डिटेल में जाके। ठीक है, आप एसएमसी थे और आज से आप नॉन एसएमसी बन गए, मैंने कहा लगाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएट एप्लीकेबल हो जाएंगे आप पे सारे एएस जो आपके एग्जेम्प्ट थे, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, एसएमसी से नॉन एसएमसी हुए, आप एग्जेम्प्ट थे, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। भैया नॉन एसएमसी थे, बट इस बार हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ टर्नओवर की कंडीशन हम बार बार बीट कर दे रहे थे, हम 250 करोड़ से बार बार ऊपर जा रहे थे। बट इस बार आप जानते हो 2021 में कोविड था, हम टर्नओवर टच ही नहीं कर पाए, सिर्फ 100 230 करोड़ पे रह गए। तो क्या करें? मैंने कहा देखो अभी अब ये मत बोलना कि ये तो 23 जून 2021 को आया था तो आप पिछला मानो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो तो 2021 में हमारा टर्नओवर माना हमने कम रह गया, सो क्या है इसी बार से आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलनी शुरू हो जाएगी कि एसएमसी है तो आप मत बनाओ, आपकी एग्जेम्पशन रिवोक इमीडिएटली हो जाएगी। यहां एक वर्ड लिख लो, रिवोक ऑन इमीडिएटली बेसिस, या फिर इमीडिएटली लिख लो। ठीक है, बट यहां पर आप नॉन एसएमसी से एसएमसी बने हो, और सिर्फ टर्नओवर की कंडीशन तुम लोगों पे लगती थी, सिर्फ टर्नओवर की कंडीशन लगती थी, क्योंकि आप टर्नओवर हमेशा 250 करोड़ प्लस करते थे। बट इस साल 220 या 30 करोड़ करा आपने, कंपनीज एक्ट कहती है, एमसीए कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी आपको एग्जामेशन देना शुरू नहीं करेंगे, कम से कम 2 साल तक एसएमसी बने रहो। भाई इस साल बिजनेस खराब हुआ है ना, क्या पता अगले साल ठीक हो जाए, तो क्या फिर ये स्विच करते रहोगे बार बार? तो 2 कंटिन्यूस ईयर में अगर आपके पास ये एसएमसी का टाइटल है तो आपको एग्जामेशन है। 4 2 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर अगर आप एसएमसी हो तो आपको एग्जामेशन मिलना शुरू हो गए, तब आपको एग्जामेशन विल बी अलाउड। ठीक है, 2 कंटिन्यूस ईयर में एसएमसी बन के रहो, आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। और याद रखना 230 करोड़ पे आना, आप हमेशा चाहोगे कि आप नॉन एसएमसी रहो, अगर आप टर्नओवर पे ही खेल रहे हो तो नॉन एसएमसी रहो, आपका टर्नओवर जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। सो दिस इज ऑल जो मुझे पढ़ाना था। ठीक है, अब जो करना क्या है, मैं आपको लेके चलना चाहता हूं आपके एएस पे। जी, अब अभी तक मैंने आपको जो जो पढ़ाया था उसको मैं आपको मैच कराता हूं एएस रूल्स 2021 से। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एएस रूल्स को मैं डाल दूं, वैसे 308 पन्ने का है। आई रिकमेंड कि एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, एएस रूल्स 2021 के नाम से आपको मिलेगा, सर्कुलर और सब यहाँ लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, आप वहां जाकर एक बार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि काफी हैवी फाइल है, डॉक्यूमेंट में डालूंगा मैं तो काफी वो हो जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा ये। सो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 23 जून 2016 का आया था, 23 जून 2021, इसी डेट पे आपको मिल जाएगी ये नोटिफिकेशन। ऊपर उसने वही बता रखा है कि भाई सेक्शन 133 में जो जो चीजें लिखी हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमने कुछ चीजें अमेंड करी है। आपको सारी डेट बता दी है, नाम बता दिया है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। ठीक है, अब जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, यस जी, उसमें जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना चाहूंगा, ये वाली डेफिनेशन, जिससे मैंने आज की क्लास शुरू करी थी, कि कंपनीज एक्ट को किस तरीके से डिफाइन करा हुआ है एएस रूल्स 2021 में। उन्होंने साफ बोला हुआ है क्लॉज 20 यानी कि सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2, सेम इन्होंने बोला हुआ है क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2
ऑफ दिस एक्ट, हम उसी को क्या कहेंगे, कंपनी बोलेंगे या एंटरप्राइज बोलेंगे। फिर मैंने आपको एक डिस्क्लेमर वर्ड याद रखने के लिए बोला था, उस डिस्क्लेमर में मैं यही बता रहा था आपको कि देखो मेरे पढ़ाने के हिसाब से मैंने क्या करा, इस एएस को इजी तरीके से समझाने के लिए, एएस रूल्स को मैंने ये कोशिश करी कि मैं आपको ये बता दूं कि नॉन एसएमसी क्या क्या है। और मैंने आपको नॉन एसएमसी की 5 कंडीशन बताई, और साथ साथ मैंने आपको बता दिया जो कंडीशन जो नॉन एसएमसी है वो तो नॉन एसएमसी है ही है, पर जो कंपनी नॉन एसएमसी की डेफिनेशन में नहीं आ रही, जो कंपनी नॉन एसएमसी की डेफिनेशन में नहीं आ रही वो क्या है, एसएमसी है हमारी। सो एसएमसी पे वो सारी सारी के एग्जामिशन में दे दूंगा। बट एएस रूल्स ने, ड्राफ्टमैन ने यहां पर क्या करा है, आपको एसएमसी के बारे में बताया है कि एसएमसी क्या क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़वाना शुरू करता हूं। अगर आप इसमें सही से देखोगे तो आपको लिखा हुआ है स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी मींस, पहले मैं आपको एक चीज वो करा दूं हाईलाइट, नॉट 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 नॉट, और एक और नॉट मिलेगा आपको नीचे, नॉट अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वाला। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर चल के पढ़ के आते हैं कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एसएमसी क्या है, जो कि नॉन एसएमसी नहीं है। इन्होंने बोला है कि भाई एसएमसी कंपनी ये नहीं है, और ये जो ये नहीं बोल रहा हूं ना मैं, उसमें उन्होंने वो 5 कंडीशन नॉट के संग लिख दी कि भाई ये एसएमसी कंपनी की, नॉन एसएमसी की है तो नॉन एसएमसी के लिए ये लिखना है। भैया थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है कि क्या नॉन एसएमसी है क्या एसएमसी है। मैंने कहा सिंपल वर्ड, अब ध्यान से सुनना। नॉन एसएमसी के लिए मैंने आपको 5 कंडीशन लिखाई, एक टर्नओवर की, एक बोरोइंग की, एक लिस्टेड की, चौथी मैंने लिखवाई थी आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनी, पांचवी मैंने लिखवाई थी आपको क्या, कि भाई ये इन चारों की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, तो वो नॉन एसएमसी है। एएस रूल्स में आपको यही चीज वो बताएगा कि एसएमसी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है नहीं होना चाहिए, एसएमसी के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग नहीं होनी चाहिए, एसएमसी के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, एसएमसी लिस्टेड या फिर प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, एसएमसी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। वो नहीं 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 में बता रहा है, हमने सिर्फ है में बात करी है, ये बस एक छोटा सा फर्क था। तो अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहां पर सिंपल इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले मैंने बताया था आपको टर्नओवर का, तो टर्नओवर पढ़ूंगा मैं सबसे पहले। वो टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अदर इनकम हटाओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी होनी चाहिए, 250 करोड़। देखो साफ बोला हुआ है, एक्सीड, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, खुद बोल दिया इसने, कितनी नहीं होनी चाहिए, 250 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरा मैंने पढ़ाया था बोरोइंग, और बोरोइंग में मैंने आपको बताया था कितना, 50 करोड़। ठीक है, और अगला भी बता दो मैं कि भाई जो आप एएस रूल्स 2006 की बात करोगे ना, उसमें ये 50 करोड़ था, और ये वाला आपका 10 करोड़ था। एमसी की वेबसाइट पे आपको वो भी मिल जाएगा। वो बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, मैंने वर्ड यूज करा था, इन एक्सेस ऑफ, नॉट नहीं है, हाँ नॉट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ रुपीज एट एनी टाइम, क्योंकि ये कर पाना बहुत मुश्किल है। क्या पता आप 9 पूरे 11 महीने 25 डेज आप रखते हो बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा की, फिर आप क्या करते हो, 5 दिन के लिए पैसा वापस कर देते हो, दिखा देते हो कि भाई हमने इनकी रिडम्पशन कर दी, हमने रिफंड कर दिया, और उस डेट पे आप क्लियर हो जाते हो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे। सो इसी चीज को हटाने के लिए इन्होंने क्या बोला कि बोरोइंग्स तो कभी भी चलेगी लास्ट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक टर्नओवर की होगी, दूसरी बोरोइंग की होगी। तीसरी चीज हमने कौन सी करी थी, तीसरी चीज हमने करी थी लिस्टेड वाली। तो लिस्टेड वाली में मैं आपको ले चलता हूं, ये रही लिस्टेड वाली, विच इज नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड होनी चाहिए, और नॉट इन प्रोसेस, नॉट लिस्टेड नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये दोनों बातें आपने कवर करा दी थी मैंने अपने लेक्चर के अंदर ही। ठीक है, 4 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई सॉरी। चौथी चीज कि भाई मैंने बोला था बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए नॉन एसएमसी, इसमें बोला नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांचवा इन्होंने बोला है होल्डिंग सब्सिडरी, जो कि हमारा भी सेम ही था, होल्डिंग और सब्सिडरी हमारी कंपनी वो क्या होनी चाहिए, वो हमारा था होनी चाहिए, इनका है नहीं होना चाहिए। एएस रूल्स में आपको ये सबका सब मिल जाएगा, उसमें आपको सारी एग्जामेशन जो जो मैंने बताई, जो मैंने आपको वो बताई है कि भाई वो बिल्कुल फ्री है, आप एग्जाम्प्ट है, वो सारी मिल जाएगी आपको। सारी चीजें मैंने यहाँ पर करवा दी आपको ऑलमोस्ट। सेक्शन 2 कराऊंगा मैं, जिसमें मैं नॉन कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेस की बात करूंगा, जो इंटरप्राइजेस नहीं है उन पे एएस कैसे एप्लीकेबल होता है। सेशन 3 में लूंगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस को लेकर, और उसके बाद हम एक एक करके एएस को हिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।